हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 हॉर्नबिल बुक से क्लास 11 इंग्लिश प्रोज सेक्शन में से लेसन 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल रिटन बाय नैथाली ब्राउवेरी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये लैंडस्केप ऑफ द सोल की राइटर जो है नैथाली ब्राउवेरी, मतलब वो एक साउथ एशियन लेडी थी जो वाइफ ऑफ बेल्जियन एम्बेसडर ऑफ इंडिया, और उनको मतलब बहुत बड़ा एक राइटर भी थी और उनको बहुत ज्यादा अवार्ड्स वगैरह जो उनको बहुत ज्यादा सब कुछ मिला था। एक बहुत ही ज्यादा फेमस उनकी लेख के ऊपर एन आर्ट ऑफ हिस्टोरियन करके। तो आज हम उनके द्वारा लिखा गया लैंडस्केप ऑफ द सोल के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए, लैंडस्केप ऑफ द सोल जो उनके द्वारा जो लेख है, इस अध्याय को मतलब मेनली यहाँ पे बुक में जो लेसन में आपको दो भाग में इसको विभाजित किया गया है, क्योंकि प्रत्येक हमें विभिन्न कहानियों के माध्यम से कला और इसके इतिहास के बारे में बताता है। लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग के लिए गए भाग में से हम दो कहानियों के माध्यम से पेंटिंग की कला के बारे में सीखते हैं। पहला सबसे लोकप्रिय चीनी चित्रकार वू डाओजी के बारे में है। यह 8वीं शताब्दी के बारे में है, जब वो तंग सम्राट जुआनजोंग द्वारा महल की एक दीवार को सजाने के लिए रखा गया था। दूसरा जो इसका जो पेंटिंग है, दूसरा इनकी पेंटिंग को यूरोपियन आर्ट है। यूरोपियन आर्ट के साथ में चाइनीज पेंटिंग का यहाँ पे एक डिफरेंस जो है वो बताया गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पे डाउजी का जो कॉन्सेप्ट है, सेंसुरी के माध्यम से जो माउंटेन वाटर के द्वारा जो समझाया जाता है। और तीसरा जो यहाँ पे एक आर्ट के बारे में बताया गया है, वो आउटसाइडर आर्ट मतलब रॉक गार्डन के बारे में बताया जा रहा है, जो नेक चांद ने किया था। और नेक चांद के द्वारा जो ये मतलब जो गार्डन उन्होंने बनाया था, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में, जिसके बारे में वृंदा सूरी ने हिंदुस्तान टाइम्स में 28 अगस्त 2005 में एक लेख उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो लेट्स वी रीड द लेसन। A wonderful old tale is told about the painter Yu Daozi, who lived in the 8th century. लैंडस्केप ऑफ द सोल, लैंडस्केप का मतलब होता है प्राकृतिक भूदृश्य। तो ये जो एक इसके शुरू में हम लोग ये देख रहे हैं, सोल मतलब आत्मा होता है। A wonderful old tale is told about the painter Yu Daozi, who lived in the 18th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Juanzhong to decorate a palace wall. The master had hidden his work behind a screen so only the emperor would see it. For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on highly paths, birds in flight. Look, sir, said the painter. In this cave, at the foot of the mountain, dwells a spirit. The painter clapped his hands, and the entrance to the cave opened. The inside is splendid beyond anything words can convey. Please let me show your majesty the way. The painter entered the cave, but the entrance closed behind him, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. Not a trace of Yu Daozi's brush was left, and the artist was never seen again in this world. तो इसमें देखिए, इसका हिंदी मतलब अनुवाद करके हम बता रहे हैं। चित्रकार वू डाओजी जो 8वीं शताब्दी में रहता था, उसके बारे में एक अद्भुत पुरानी कथा
सुनने में आती है। उसका अंतिम चित्र प्राकृतिक भूदृश्य था जो तंग सम्राट जुआनजोंग ने महल की दीवार को सजाने के लिए बनाने का आदेश दिया था। चित्रकार ने अपनी कृति पर्दे के पीछे छुपा कर रखी ताकि केवल सम्राट ही उसे देख सकता था। बहुत समय तक सम्राट इस अद्भुत चित्रों की प्रशंसा करता रहा। उसने आश्चर्यजनक दृश्य, रहस्यमय जंगल, ऊंचे पर्वत, झरने, विस्तृत आकाश में तैरते बादल, पहाड़ी, पगडंडियों पर चलते लोग, उड़ते हुए पक्षी देखे। देखिए महाराज, चित्रकार बोला, पहाड़ के दामन में इस गुफा में एक परी रहती है। चित्रकार ने अपने हाथों से ताली बजाई और गुफा का द्वार खुल गया। अंदर का दृश्य इतना सुंदर है कि शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता। रास्ता आपको मैं दिखाता हूँ। चित्रकार गुफा में चला गया, परंतु द्वार उसके पीछे बंद हो गया और इससे पूर्व की अचंभित सम्राट कुछ कहता या हिलता चित्र दीवार पर से लुप्त हो गया। व्यू डाउजी के ब्रूस का कोई निशान बाकी न रहा और कलाकार इस संसार में फिर कभी न दिखाई दिया। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है वो डाउजी का, इससे हम लोग को इस चीज का पता चलता है कि चाइनीज पेंटिंग जो है, उस समय जो चित्रकार के द्वारा चाइनीज पेंटिंग बनाया जाता था, जो वो डाउजी ने बनाया था, वो सिर्फ एक चित्र ही नहीं था, एक पेंटिंग ही नहीं था, वो बिल्कुल सोल के साथ, आत्मा के साथ उसका कहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ था। इसलिए तब चित्रकार जो पेंटिंग बनाया था उसमें एक आंतरिक मतलब जो दर्शन होता है, आत्मा के साथ जो इंसान का दर्शन होता है, उस चीज को यहाँ बताया जा रहा है। क्योंकि चित्रकार जो थे वो चित्र के द्वारा ऐसी कुछ चीज को रचना किया करता था जो मतलब किसी के आत्मा में विलीन हो सकता है। तो हर कोई मतलब उस चीज को देख नहीं सकते, उस चीज को महसूस नहीं कर सकते। क्योंकि राजा ने क्या किया था, उन्होंने दीवार पर पेंटिंग करने के लिए कहा था और चित्रकार ने एक चित्र बनाया था। राजा सिर्फ उस दीवार पे जो चित्र था उसी को उन्हें दर्शन कर पाया, उसी को देख पाया। परंतु पेंटर जो है वो अपनी आत्मा के द्वारा उस चित्र में इतना ज्यादा वो मतलब प्रेरित हुआ था कि वो उसके अंदर ही वो विलीन हो गया था। फिर उसका ना तो चित्र कभी उस दीवार पे किसी को दिखाई दिया और ना तो चित्रकार को कभी दिखाई दिया। वो वहीं पे उसका सोल के साथ में, उसकी आत्मा के साथ वहीं से वो समाप्त हो गया था अपने चित्र के साथ। तो चाइनीज पेंटिंग जो है उस समय ऐसी चाइनीज पेंटिंग बनाया जाता था जो आत्मा के साथ में जिसका बिल्कुल कनेक्शन रहता था, जिसका लिंक होता था। इसके बाद और देखिए सेकंड स्टैंजा में यहाँ बताया जा रहा है, Such stories played an important part in China's classical education. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. They help the master to guide his disciple in the right direction beyond the antidote. They are deeply revealing of the spirit in which art considered. Consider this story or another famous one, another painter who don't draw an eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story for my native Flanders that I find most representative of Western painting. परंतु यहाँ पे और एक चित्र जो वेस्टर्न पेंटिंग में था, उस चित्र के बारे में बताया जा रहा है कि इस प्रकार की कहानियां प्राचीन चीनी शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस प्रकार का वो डाउजी का चित्र था, कन्फ्यूशियस या झुआंगी के पुस्तकें इनसे भरी हुई है। वे गुरु को शिष्य का सही मार्गदर्शन करने में मदद करती थी। किस्सों से हटकर वे कला की भावना को व्यक्त करती थी। इसके मतलब उन लोग बाहरी जो दिखावा है उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उन लोग उसका जो भावना है, जो थिंकिंग के साथ वो बनाया जाता था, जिसका किसी सोल के साथ में अटैचमेंट था, इन सब चीजों को चाइनीज पेंटिंग में ज्यादातर इम्पोर्टेंस दिया गया था। इस कहानी की तुलना एक अन्य प्रसिद्ध कहानी से
जो एक ऐसे चित्रकार के बारे में जिससे उसने अपने विचित्र ड्रैगन की आंखें खींचने से मना कर दिया, इस डर से कि वो चित्र में से निकालकर उड़ जाएगी। मेरे देश फ्लिंडर्स की एक पुरानी कहानी साथ, जिसे मैं पाश्चात्य चित्रकला का प्रतीक मानता हूँ। परंतु जो वेस्टर्न पेंटिंग था वो इस तरह का था कि जैसे वो मतलब पेंटर उसकी जो जिस आंख से उस चीज को देखता था, जिस आइज से वो चाहता था कि देखने वाले व्यक्ति भी उसी को उसी दृष्टिकोण से देखे, इसीलिए उसने एक पुरानी कहानी उसका भी यहाँ बताया गया कि फ्रेंजर्स नाम की एक जो पेंटर था, उसने ऐसा एक चित्र बनाया था ड्रैगन का कि उसने उसका आंख बनाने में डर रहा था कि अगर उसको आंख को बना दे तो वो शायद पेंटिंग में से उड़ जाएगा, बाहर निकाल जाएगा। तो इसलिए उसने उसमें आंख नहीं बनाया था। तो ये जो था यूरोपियन पेंटिंग और चाइनीज पेंटिंग का अंतर था, क्योंकि जो पेंटर है वो उस चित्र के साथ में वो लोगों को दिखाने के लिए चित्र बनाता था, उसका बाहरी जो मतलब सौंदर्य है उसी को वो दिखाता था, आंतरिक सौंदर्य को दिखा नहीं पाता था। परंतु चाइनीज पेंटिंग में हमेशा आंतरिक सौंदर्य को ही दिखाया गया है। इन 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quintin Mistress fell in love with painter's daughter. The father would not accept a son-in-law in such a profession, so Quintin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened. Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. These two stories illustrate what each form art is trying to achieve: a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit of Asia. 15वीं शताब्दी एंटवर्प में क्विंटन मेलिस नामक कुशल लोहार एक चित्रकार की पुत्री के पैर में पड़ गया। पिता ऐसे व्यापार करने वाले को दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि क्विंटन जो था एक लोहार था, तो उसका जो पिता था बहुत बड़ा पेंटर था लड़की का, वो उसको दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे, मतलब अपनी लड़की के साथ में उसका शादी नहीं करवाना चाहते थे। इसलिए क्विंटन चुपके से चित्रकार के स्टूडियो में घुस गया और उसके नवीनतम चित्रपट पर यथार्थ से इतनी सूक्ष्म मक्खी बना दी कि कलाकार उसे मारने का प्रयत्न करने के बाद जान गया कि क्या हुआ था। उसने क्या किया था, क्विंटन ने मतलब उसने उसका जो लड़की का पिता था उसके स्टूडियो के अंदर चला गया था छुपके से, और वहां पे जो उसने चित्र जहाँ बनाता था उसके ऊपर वो मतलब जो बोर्ड लगा हुआ था उसके ऊपर उसने इस मक्खी को बना दिया था, और वो इतना ही मतलब सुंदर ढंग से बनाया था कि जब वो पेंटर वहां पे गया वो समझ नहीं पाया, वो सोचा कि उसका चित्र बनाने की जो बोर्ड है उस पर मक्खी बैठा हुआ है, तो उसको भगाने के लिए कोशिश किया, परंतु वो उसको भगा नहीं पाया। तब उसको लगा कि ये पेंटिंग है, और उससे वो क्विंटन के प्रति काफी प्रभावित हो गया। क्विंटन को तुरंत उसने अपने स्टूडियो बुलाकर उसे अपना शिष्य बना लिया। उसका विवाह अपनी प्रेमिका से भी हो गया। बाद में वो अपने समय का प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। ये दोनों कहानियां दर्शाती है कि प्रत्येक कला क्यों पाना चाहती है। यूरोप में परिपूर्ण मायावी जागृत दृश्य है, एशिया में आंतरिक जीवन का एक आत्मा का सार। तो दोनों में ये अंतर है, जो चाइनीज पेंटिंग है और जो यूरोपियन पेंटिंग है। In the Chinese story, the European commissions a painting and appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him
the true meaning of his word. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. Let me show the way, the Tao, a word that means both the path of the method and the mysterious works of the universe. The painting is done, but the artist has reached his goal beyond any material appearance. चीनी कहानी में सम्राट ने चित्र बनाने का आदेश दिया। जैसे शुरू में हम लोग ने देखा है कि एम्परर ने पेंटर यू डाउजी को एक चित्र बनाने के लिए कहा था, उन्होंने आदेश दिया था ताकि उनकी महल का जो दीवार है वो बहुत सुंदर दिखे, और एवं उसके बाह्य रूप की प्रशंसा की। उन्होंने उस पेंटिंग का जो बाहरी जो रूप था वो इतना सुंदर था कि उन्होंने उसका प्रशंसा भी किए, लेकिन कलाकार ने उसे अपने कृति का सही अर्थ प्रकट किया। परंतु कलाकार ने जो कला का प्रदर्शित किया था उसने बाहरी रूप के ऊपर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो उस पर रुचि नहीं था। उसका जो अंतर का जो उसका मतलब अर्थ था, उसका कृति उसके कार्य का जो सही अर्थ था वो था उसका आंतरिक था, उसको आत्मा के साथ वो जुड़ा हुआ था। सम्राट उस क्षेत्र पर राज कर सकता था। सम्राट जो है जो राज्य बनाता है उसकी बाहरी क्षेत्र भी वो राज कर सकता है, परंतु उसके अंदर उस राज्य की जो आत्मा है, सोल है, उसके अंदर वो कभी जा नहीं सकता जिस पर उसने विजय प्राप्त की है। सम्राट ने उस क्षेत्र पर राज कर सकता है और उस पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन केवल कलाकारी है जो अंदर का रास्ता पता है। एक जो आर्टिस्ट होता है उसको सिर्फ उसका अंदर का रास्ता ही पता रहता है। दाव के साथ लेट मी शो द वे, जिसका अर्थ दोनों रास्ता भी पद्धति में है और ब्रह्मांड के रहस्य भी है। तो इसमें जो पेंटर था दाव, उसने कहा था लेट मी शो द वे, मुझे रास्ता दिखाने दीजिए। जब राजा ने देखा कि बहुत सुंदर चित्र है और पेंटर ने जैसी ताली बजाया दरवाजा खुल गया था और राजा मतलब उसके अंदर जा नहीं सकता था, तो पेंटर ने कहा था लेट मी शो द वे, मुझे रास्ता दिखाने दीजिए। और वो कौन सा रास्ता था? ब्रह्मांड के अंदर जाने वाला रास्ता, जो राजा को पता नहीं था, परंतु पेंटर को पता था और वो वहीं पे वो चला गया था। चित्र लुप्त हो गया, लेकिन चित्रकार ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया जो भौतिक अभ्यास से आगे है। उसके बाद जब पेंटर अंदर चला गया था तो वो चित्र भी लुप्त हो गया था, क्योंकि दोनों विलीन हो गया था। चित्र और चित्रकार दोनों इस ब्रह्मांड में मिल गया था, दोनों ब्रह्मांड में चला गया था। चित्रकार ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था जो भौतिक आभास से आगे है, जो भौतिक जिंदगी है, जो दिखावट का जिंदगी है, ऊपरी जिंदगी है, उससे वो कई गुण आगे है, जहाँ हर इंसान जहाँ पहुंच नहीं सकता। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view, as would a Western figurative painting, whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it, from a specific angle. The Chinese painter does not choose a single viewpoint. His landscape is not a real one, and you can enter it from any point, then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again. Is a leisurely movement. This is even more true in the case of horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on it to other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. It also requires the active participation of the viewer, who decides at what space he will travel through the painting, a participation which is physical as well as mental. The Chinese painter does not want you to borrow his eyes. He wants you to enter his mind. The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space.
शास्त्रीय चीनी भूदृश्य चित्र का अभिप्राय पश्चिमी प्रतीकात्मक चित्रों की भांति वास्तविक दृश्यों का चित्रण करना नहीं है, जबकि यूरोपियन चित्रकार चाहता है कि आप उसकी आंख लेकर किसी भी भूदृश्य को किसी विशेष दृष्टिकोण से बिल्कुल उसी प्रकार देखें जैसे उसे उसने देखा है, जबकि चीनी चित्रकार कोई एकमात्र दृष्टिकोण नहीं चुनता। उसका भूदृश्य हुबहू नहीं होता और आप उसमें कहीं से भी प्रवेश कर सकते हो, फिर उसमें भ्रमण कर सकते हो। कलाकार आपकी आंखों के लिए एक मार्ग बनाता है ताकि आप उसमें ऊपर नीचे घूम सको, फिर फुर्सत से वापस लौट जाओ। वो क्षेत्रीय चिरक के मामले में और भी सत्य है, जिसमें चित्र के एक भाग के खोलने का कार्य फिर इसे लपेटकर दूसरे भाग में जाने से समय का आयाम जुड़ जाता है। ऐसा अन्य किसी प्रकार के चित्र में देखने को नहीं मिलता। इसमें दृष्टा की भागीदारी भी आवश्यक है, जो यह निर्णय लेता है कि वो चित्र में किस गति से भ्रमण करेगा। यह भागीदारी शारीरिक भी है और मानसिक भी है। चीनी चित्रकार यह नहीं चाहता कि आप उसकी आंखों से देखो, वो चाहता है कि आप उसके मन में प्रवेश करो। भूदृश्य आंतरिक है, आध्यात्मिक और वैचारिक क्षेत्र है। हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने जो बताया आपको वो फर्स्ट पार्ट था इसका, इस लेसन का, द लैंडस्केप ऑफ द सोल। अभी आगे हम उसका कंटिन्यूएशन में उसका सेकेंड पार्ट हम बता रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस एज सुनसाई, लिटरली माउंटेन वाटर व्हिच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। यहाँ पे और एक मतलब कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जा रहा है। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस एज सुनसाई, सुनसाई करके जिसको सनसाई करके जिसको कहा जाता है। लिटरली जो इसका मीनिंग है, माउंटेन वाटर व्हिच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, जो ये लैंडस्केप से साथ में बहुत ज्यादा एक कनेक्शन रखते हैं, जुड़े हुए हैं। More than two elements of an image, this represent two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe. The mountain is one reaching vertically towards heaven, stable, warm and dry in the sun, while the water is wind, horizontal and resting on the earth, fluid, moist and cool. The interaction of wind, the receptive feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism. What is often overlooked is an essential third element, the middle world where their interaction takes place. This can be compared with the yogic practice pranayam, breathe in, retain, breathe out, the suspension of breath in the void where meditation occurs. The middle void is essential, nothing can happen without it, hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape. इस विचार को संसुई के रूप में व्यक्त किया गया है। ये जो लैंडस्केप है, इसका विचार जो है वो संसुई के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ पर्वत पानी से है, जिसे एक साथ प्रयोग करके भूदृश्य का द्योतक बन जाता है। किसी चित्रों के दो से अधिक तत्व या दो पूरक ध्रुव के प्रतीक होते हैं, जो दाव की विश्व की कल्पना की दर्शाते हैं। पर्वत यांग है, जो लंबवत आकाश की ओर जाता है, धूप में स्थिर, गर्म और शुष्क रहता है, जबकि जल यन है, जो चैत्रिक है और धरती पर लेटा है, द्रव है, नम है और ठंडी है। यान को ग्रहणशील विश्व ऊर्जा का नाड़ी जातीय पहलू है तथा इसका प्रतिरूप यांग क्रियाशील और पुरुष जातीय है। इन दोनों की पारंपरिक क्रिया दाओवाद की बुनियादी धारणा है। प्राय जो अनदेखी होती है वो आवश्यक तीसरा तत्व मध्यस्थित शून्य है, जहाँ इनकी पारंपरिक क्रिया होती है। इसकी तुलना योग में
प्राणायाम से की जा सकती है। श्वास लो, रोको, श्वास छोड़ो। श्वास का निलंबन शून्य है जहाँ साधना होती है। मध्य का शून्य आवश्यक है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अतः चीनी भूदृश्य में सफेद बिना पेंट किए खाली स्थान का महत्व है। तो इसी को ही हम ब्रह्मांड के रूप में जानते हैं। This is also where man finds a fundamental role. In the space between heaven and earth, he becomes the conduit of communication between both poles of the universe. This presence is essential, even if it's only suggested, far from being lost or opposed by the lofty speed. He is in Francisco Chiang's wonderful expression, the eye of the landscape. यहाँ पर ही मनुष्य की मूल भूमिका है। आकाश व धरती के बीच के स्थान में वह ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच संसार का साधन बन जाता है। उसकी उपस्थिति जरूरी है, चाहे केवल उसका आभासी हो। ऊंची पर्वत चोटियों के बीच गुम होने या दब जाने की बात तो दूर, प्रॉस्पोइस चेंग की अद्भुत अभिव्यक्ति में तो वो भूदृश्य की आंख है। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि जो खाली स्थान होता है, जो ब्रह्मांड की रचना भी हुआ है, ऐसी खाली स्थान से जिसके साथ प्राणायाम जो है, योगिक क्रिया में एक प्राणायाम होता है। प्राणायाम में श्वास लेना रहता है, रोकना रहता है, छोड़ना रहता है। तो एक्चुअल साधना कहाँ उत्पन्न होता है? जहाँ सांस लेना और छोड़ना, इसमें एक्चुअल साधना नहीं होता। साधना तब होता है जब सांस को रोक लिया जाता है, जहाँ पे सब कुछ शून्य होता है। इसी तरह अर्थ जो होता है, आकाश जो होता है, दोनों मतलब ऊर्जा होता है। ये दोनों ऊर्जा जब खाली स्थान में आकाश में जाकर मिलते हैं, जैसे यहाँ पे पर्वत और पानी का उदाहरण भी दिया गया है, मतलब इसी तरह मतलब पृथ्वी और आकाश, जिसको हेवन भी कहा जाता है, वहाँ जो खाली स्थान है, वहाँ जो मतलब दोनों ऊर्जा जब मिलते हैं, तभी ब्रह्मांड का मतलब अस्तित्व होता है। उस ब्रह्मांड को तभी लोग इंसान महसूस कर सकते हैं, तभी उसका कुछ मतलब इस दुनिया में उसका कुछ स्थान बनता है। तो इसी तरह यहाँ जो पेंटर है, वो भी इसी तरह मतलब इस दोनों को महसूस करते हुए, दोनों को फील करते हुए आंतरिक रूप से, जैसे चीनी मतलब चाइनीज पेंटर लोगों ने किए हैं, द आई ऑफ द लैंडस्केप, तभी वो बना सकते हैं। इसके अलावा भी और एक पेंटिंग होता है जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया, जो अनट्रेन्ड पेंटर होते हैं। इस तरह की पेंटर मतलब हम लोग की मतलब इस वर्ल्ड में है, जिनका सबसे शुरुआत मतलब एक आर्टिकल बिंदा सूरी के द्वारा लिखा गया था 28 अगस्त 2005 में जो हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल प्रस्तुत किया गया था इस तरह की मतलब आर्ट के ऊपर, जिसका जो रचयिता है वो थे नेक चांद नामक 80 इयर्स की एक सज्जन पुरुष ने, जो वेस्ट मटेरियल से इस तरह की आर्ट का जिन्होंने क्रिएशन किया था। अब उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जिसको यहाँ पे गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट करके बताया गया। When French painter John Duffauer mooted the concept of art brut, मतलब रॉक आर्ट जिसको कहा जाता है, in the 1940s, the art of the untrained visionary was a missionary interest. From its almost veiled beginnings, outsider art has gradually become the latest growing area of interest in contemporary art internationally. This genre is described as art of those who have no right to be artists, as they have received no formal training, yet show talent and artistic insight. Their works are a simulating contrast to a lot of mainstream offerings.
Around the time Duffwaffer was producing his concept in India as untutored genius was creating paradise. Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden stuffed with stone and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. Its 80 years old creator, director Nek Chand, is now hailed in India's biggest contributor to outsider art. The 50th issue, Spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneered in outsider art publication, features Nek Chand and his rock garden sculpture Woman by the Waterfall on its anniversary issues cover. The notion of art brut or raw art was the works that were Indian raw state as rigorous cultural and artistic influences. Anything and everything from a team to a scene to a broken down card could be material for a work of art, something Nek Chand has taken to dizzying heights, recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream. The Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his works. The fifth month interactive show, Realm of Nek Chand's beginning October, will be held at leading museum in Switzerland, Belgium, France and Italy. The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, Nek Chand says. जब 1940 के दशक में फ्रांसीसी चित्रकार जेन डुबके ने प्रथम बार आर्ट ब्रूट के विचार को आरंभ किया था, तो इस अप्रशिक्षित स्वप्नदृष्टा की कला में बहुत कम लोगों की रुचि थी। बाह्य कला लगभग गुप्त रूप से आरंभ होकर संसार भर की वर्तमान कला में रुचि पैदा करती जा रही है। इस शैली को उन लोगों की कला कहा जाता है जिन्हें कलाकार कहलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, फिर भी वे प्रतिभा वो अंतर्दृष्टि का प्रदर्शन करते हैं। उनकी कृतियां मुख्य धारा की बहुत सी प्रस्तुतियों की अपेक्षा अधिक प्रेरणादायक है। लगभग उस समय जब डुबुफे अपना विचार प्रतिपादित कर रहा था, भारत में एक अप्रशिक्षित प्रतिभावान व्यक्ति एक स्वर्ग का निर्माण कर रहा था। वर्षों पहले जिस जंगल के टुकड़े को वो साफ करके पत्थर वो दोबारा काम में लाए पदार्थ से भरकर एक बाग बना रहा था, वो आज चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के नाम से प्रसिद्ध है। इसका 80 वर्षीय निर्माता निर्देशक नेक चंद अब बाह्य कला में भारत का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। इंग्लैंड की पत्रिका रॉ विजन ने अपने ताजा अंक बसंत 2005 के बाह्य पृष्ठ पर नेक चंद व उसके झरने पर महिलाएं कृति को चित्रित किया है। यह पत्रिका बाह्य कला की पत्रिकाओं में अग्रसर है। आर्ट ब्रूट या कच्ची कला इन कृतियों को दिया गया था जिन पर संस्कृति व कलात्मक दृष्टि से प्रभाव अभी कच्ची अवस्था में था। कोई डिब्बा, सिंक या टूटी फूटी कार जैसे प्रत्येक वस्तु कला सामग्री से बन सकता था और जिसे नेक चंद ने सिर चकराने वाली ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। नेक चंद की कला को इस बात का उत्कृष्ट प्रमाण मानकर कि कोई अकेला व्यक्ति जो अपने सपनों को साकार कर कितना अंतर डाल सकता है, यूनेस्को का स्विस कमीशन उसको सम्मानित करेगा। उसकी कृतियों को यूरोप की प्रदर्शनियों में रखकर
5 मास का यह प्रारंभिक क्रिया वाला मेला अक्टूबर में स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के मुख्य कला संग्रहालयों में लगेगा। मेरा सबसे बड़ा इनाम यह है जब मैं बाद में घूमकर लोगों को अपने कृत्यों का आनंद लेते हुए देखता हूँ, नेकचंद कहता है। परंतु नेकचंद को जो भी इनाम मिला, जो भी उनकी प्रदर्शनी में उनको सम्मान दिया जा रहा है, उससे भी ज्यादा वो खुशी उनको किसमें प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि मैं जब लोगों को देखता हूँ कि मेरे बाग में घूमकर उन लोग सही में आनंद ले रहा है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा खुशी का विषय है। तो स्टूडेंट्स, आज ये लेसन यहीं पे समाप्त हो रहा है। आप लोग इस पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन आंसर जो भी है उसको याद करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स टू ऑल।